इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है हमको। लेकिन इसमें दो केस होगा। केस फर्स्ट में एट एक्सियल पॉइंट, इसी को कहते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, मतलब एक्सियल पॉइंट निकालिए या एंड ऑन पोजीशन, बात बराबर है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल निकालना है, तो जल्दी से बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा। आप कॉपी मत देखिए, बोलिए जल्दी से। बोले थे पिछले क्लास का पूरा याद करके रखना है। चलिए किन्हीं को याद नहीं, अच्छा बात है, हमको याद है। देखिए Q बाई 4πε0 r स्क्वायर, बोले थे जो फोर्स में फार्मूला है उसमें से एक चार्ज हटा दीजिएगा, क्योंकि फोर्स पर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फार्मूला याद कीजिए, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत परेशानी में फंस जाइएगा धीरे धीरे। देखिए अब बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आपका एक डायपोल है जिसका प्लस Q चार्ज यहाँ पर है और माइनस Q चार्ज यहाँ पर है, माइनस Q चार्ज इस पोजीशन पर है। अब डायपोल की लंबाई हमेशा सेंटर से मेजर होगी, डायपोल की लंबाई हमेशा सेंटर से जब मेजर होगी तो याद कीजिए कि सेंटर से जब मेजरमेंट करेंगे तो इस पॉइंट को एक्सियल पॉइंट कहते हैं। मान लेते हैं P इज द एक्सियल पॉइंट है, वहीं पर इस डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर गौर से समझने की ये कोशिश कीजिए। यहाँ पर बात समझ लीजिए कि यहाँ से उस पॉइंट का जो दूरी है वो R दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। और लेंथ ऑफ डायपोल को L से नहीं मेजर करेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ डायपोल को हम लोग मेजर जो करते हैं आपका यहाँ पर, आपका लेंथ ऑफ डायपोल को हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वह ट्वाइसे से करते हैं। पिछले क्लास में हम बोल चुके हैं ट्वाइसे क्यों लेते हैं, उसका भी रीजन बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर रीजन और समझ लीजिए अच्छा से। ट्वाइसे मतलब लेंथ ऑफ डायपोल, इधर भी ए लेंथ, इधर भी ए लेंथ, इधर सेंटर ओ है और इस पॉइंट को हमेशा ए मानते हैं, इस पॉइंट को हमेशा कैपिटल बी मानते हैं। यानी इस डायपोल के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो लिखना पड़ेगा सबसे पहले प्रॉपर्टीज में कि Q जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, बात समझ लीजिए। ट्वाइस ए जो है आपका वह लेंथ है ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है, बात समझ लीजिए। यह इलेक्ट्रिक डायपोल है, बात को समझ लीजिए। R जो है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट P है, इस तरह से लिखेंगे लैंग्वेज में। मतलब ये क्या है उसको लिख रहे हैं कि डायपोल क्या है। तो डायपोल को बारे में लिख दिया इसका पॉइंट। अब देखिए हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट P
जो होगा उसको ई से डिनोट करेंगे। अब देखिए डायपोल का डिफिनेशन था कि दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज याद कीजिए, बोर्ड पर नजर डालिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डायपोल का मतलब होता है कि दो इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए, दोनों पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा स्फेयर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। दोनों के बीच का, आप याद कीजिए, एचसीएल अगर डायपोल बना रहा है तो एचसीएल का डायपोल लेंथ कितना होगा, माइक्रोमीटर में होता है, तो वो लेंथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10-20 किलोमीटर लेंथ होना चाहिए। और तब तो आप कह सकते हैं ये आर जो होगा ये बहुत ही बड़ा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ के रिस्पेक्ट में। आए बात समझ में? तो बात को समझिए अच्छी तरह से, है ना, आखिर यहाँ पर क्या होगा। तो बात को समझ लीजिए, यहाँ पर जब ये निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्सिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के चलते फॉर्मूला लगाएंगे, तो प्लस चार्ज के चलते भी यहाँ फॉर्मूला निकालेंगे और निगेटिव चार्ज के चलते भी फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए जरा गौर से, तो यहाँ पर लिखेंगे ई पॉजिटिव प्लस ई निगेटिव। इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, निगेटिव चार्ज के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे सीधा सीधा, तो काम बन जाएगा आपका। तो अब जब यहाँ पर ये बात करेंगे तो याद कीजिए क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा Q/4πε0। देखिए फोर्स में दो गो चार्ज होता है, Q1 Q2, इसमें सिर्फ Q होता है। डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस आपको ए से लेके पी तक क्या है वो निकालना है, तो ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो आपको पता कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आर है और ये डिस्टेंस ए है, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर होगा, प्लस माइनस क्यू। सर आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। आप मीटिंग इन करके फिर से ज्वाइन हो जाइए, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर जो होगा फिर से लिखेंगे 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बात समझ लीजिए यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस माइनस चार्ज के चलते जब यहाँ पर निकालिएगा तो टोटल डिस्टेंस आर में से एक घटा लीजिए। जब आर में से एक घटा लीजिएगा तो बात समझ लीजिए कि क्या होगा, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आखिर क्या होगा जो, ठीक है। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, r-a का होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया आपका। तो यहाँ पर अब है जो कैलकुलेशन बचा हुआ है, जो कॉमन है उसको बाहर लीजिए। तो जो कॉमन है यदि उसको आप बाहर लेते हैं तो Q/4πε0 कॉमन आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा 1 + r+a का होल स्क्वायर माइनस 1/r-a का होल स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरह से बात को समझिएगा। इसका एलसीएम क्या हो सकता है जो आप लोग खुद बताइए, जल्दी बताइए एलसीएम क्या होगा। फिर इसका एलसीएम निकालिए, r+a का होल स्क्वायर, r-a का होल स्क्वायर। और आप लोग नहीं निकालिएगा तो हमको तो बहुत अच्छे से निकालने आता है, देखिए निकाल के दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू लिखेंगे Q/4πε0, और एलसीएम नहीं आता है तो लिखेंगे r+a का होल स्क्वायर इंटू r-a का होल स्क्वायर। एलसीएम अगर नहीं निकालने आता है तो हम लोग यही मेथड लगाते हैं, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों टर्म को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ लीजिए, अब जब इससे उसमें डिवाइड करेंगे तो r-a का होल स्क्वायर बच जाएगा, और इससे उसमें डिवाइड करेंगे तो r+a का होल स्क्वायर बच जाएगा। यानी यहाँ लिखाएगा r-a का होल स्क्वायर माइनस r+a का होल स्क्वायर। देखिए ऐसे मैं एलसीएम अब लिख देता हूँ, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, केवल फार्मूला लास्ट नहीं।
ये ऐसा चैप्टर है जिसमें डेरिवेशन भी याद करना पड़ेगा सारा, तब न्यूमेरिकल्स बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा इसका एलसीएम। अब इसको जब तोड़िएगा तो लिखिएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r। देखिए माइनस साइन है, इसका फॉर्मूला में जो भी आएगा सबको वो माइनस कर देगा। माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2r कर लेगा इसको। बात समझिए अच्छी तरह से। अब जब कटवाइए छटवाइएगा तो क्या बचेगा, देखिए आपको बच जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r का पावर 4 बचेगा यहाँ ऊपर में, और इधर जो बचेगा देखिए सब कट जाएगा ये सब, इनटू माइनस 4r बचेगा। और ऐसा इसलिए बचा क्योंकि r बहुत बड़ा है ट्वाइस ए लेंथ ऑफ डायपोल से। देन तब आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग जो है उसका होल स्क्वायर जो है r टू पावर 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि आर स्क्वायर बहुत ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये स्क्वायर करेंगे तो और भी बहुत कम हो जाएगा। तो आप बताइए माइनस साइन में एक बहुत बड़ा टर्म से छोटा टर्म घटाते हैं तो बड़ा टर्म बचता है। जैसे मान लीजिए 10,000 केजी में 5 ग्राम घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 10,000 केजी में 5 ग्राम घटाइए क्या बचेगा, 10,000 केजी बचेगा। यानी कि उसमें नेगलेक्ट करके हम लोग ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए एक आर से एक आर एक कट जाएगा तो आपका जो वैल्यू बचेगा वह जो हो जाएगा आपका माइनस आर कट गया तो लिखते हैं 2 इंटू 2a इंटू क्यू। लिखने में कोई बुराई तो है नहीं, इसलिए मैं लिख दिया हूं। देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमको लिखने में कोई बुराई है तो आप समझ लीजिए बात को ध्यान से। देख लीजिए यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखिए डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बोलिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो चार्ज गुने लेंथ होता है। हाँ तो चार्ज गुने लेंथ, तो चार्ज गुने लेंथ ऑफ डायपोल। तो देखिए चार्ज क्यू है, लेंथ और डायपोल यहाँ 2a है, तो चार्ज गुने लेंथ ऑफ डायपोल में चार्ज गुने 2a होगा, तो वहां P हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पर -2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ आ गया। ये फॉर्मूला हो गया एट एक्सियल पॉइंट का, जिसको तो हर हाल में याद करना है क्योंकि अगले क्लास से हम यही पूछेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बोलिए। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। डिस्टेंस जो भी रहे, r रहे x रहे, उसका स्क्वायर होगा। और जरा ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख बताना चाह रहे हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज करेंगे पॉइंट, देखिए हम तीन फार्मूला को पहले कंसेप्चुअली याद कीजिए और बारी बारी से फिर से आप समझ सकते हैं बात को अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला, देखिए इधर अब हिंट में लिख रहे हैं, इधर घेर दे रहे हैं क्योंकि अब ये डेरिवेशन समाप्त हो चुका है, तब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब रेड के नीचे। देखिए दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, दो चार्ज लिखते हैं Q1 Q2, तो उसके बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला लगता है वो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। बस इतना बात आप समझ लीजिए, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला को। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि पॉइंट चार्ज के चलते सर्टेन, मतलब किसी भी चार्ज के चलते, देखिए मेन डिफिनीशन क्या होता है उसको समझ लीजिए। मान लिया कोई एक चार्ज है यहाँ Q, उसके चलते किसी भी पॉइंट पर किसी भी दूरी पर +1 चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, उसी फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। किसी भी चार्ज के चलते, फिर से सुन लीजिए, किसी भी चार्ज के चलते, किसी भी चार्ज के चलते
किसी भी पॉइंट पर +1 पर जितना फोर्स लगे उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो +1 चार्ज हो गया तब फोर्स का फॉर्मूला लिखिएगा, तो इसीलिए ई बराबर जो हो जाता है Q/4πε0 R² हो जाता है, क्योंकि एक चार्ज तो +1 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हो गया Q/4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डायपोल के चलते यहाँ डेराइव किए थे, फिर से समझ लीजिए। डायपोल के चलते यहाँ डेराइव किए थे, तो डायपोल का मतलब होता है वैसा सिस्टम जिसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज हो। पॉइंट चार्ज का मतलब हुआ बहुत छोटा चार्ज हो, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो। किससे सेपरेटेड हो? स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तब जाके वो पॉइंट चार्ज कहलाता है। स्मॉल डिस्टेंस से तब ये डायपोल कहता है। तो वही लिखें, क्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये नहीं बोलिए सर -Q क्यों लिए, हम मैग्नीट्यूड की यहाँ बात किए हैं, देख लीजिए। और ट्वाइस से लेंथ ऑफ डायपोल है, आर जो है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड एक्सियल पॉइंट भी है, एक्सियल पॉइंट उसको कहते हैं या इंडोन पोजीशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के चलते यदि यहाँ निकालना है तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको प्लस चार्ज के चलते वहां निकालना है, और माइनस चार्ज के चलते वहां निकालना है। प्लस चार्ज के चलते भी निकालना है और माइनस चार्ज के चलते भी निकालना है, बस इतनी दिमाग लगाना है। और प्लस चार्ज के चलते जब निकालना है तो प्लस से यहाँ तक का दूरी खोजेंगे तो R+A होगा, तो R+A लिख दिए, देख लीजिए। माइनस चार्ज के चलते खोजेंगे तो माइनस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो R-A लिखा गया है, देख लीजिए। आप जरा गौर कीजिए ध्यान से फिर से। अब दोनों का सिर्फ हमको डेरिवेशन करने के लिए क्या चाहिए था, अब कैलकुलेशन, तब 4πε0 हो गया। अब देख लीजिए बात ध्यान से, यहाँ पर माइनस साइन दो कंडीशन से। एक तो बात आपको पूछना चाहते हैं, जल्दी से बताइएगा, इधर उधर मत ताकिएगा, फट से आंसर बताइएगा। इस नेगेटिव चार्ज के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आप लोग को जो बताना है ना, इधर वाले को राइट एंड कहते हैं, मतलब दाहिना हाथ की तरफ, और इधर वाले को लेफ्ट हैंड की तरफ कहते हैं, ऐसे जवाब देना। तो बताइए प्रियांशी, ये नेगेटिव चार्ज के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट होगा कि राइट होगा? बोलिए जल्दी से। लेफ्ट। लेफ्ट होगा। चलिए मुस्कान भारती, आप बताइए नेगेटिव चार्ज के चलते जो पोटेंस यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? क्यों लेफ्ट। लेफ्ट क्यों होगा? हमको तो लग रहा है राइट होगा। आप लोग देखिए कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, है ना। हम एक बात बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। जब भी कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी चार्ज के चलते निकालना हो, तो ये वाला डिफिनिशनवा को याद कीजिएगा थोड़ा ध्यान से, कि +1 चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। आया बात समझ में? तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां पर +1 चार्ज अपने मन से पहले लिख दीजिए। क्या लिखिए? +1 चार्ज लिख दीजिए। अब आप सोचिए ये निगेटिव वाला चार्ज उसको क्या करेगा, ये निगेटिव वाला चार्ज उसको क्या करेगा, तो इसको खींचेगा, तो निगेटिव के चलते इफेक्ट इधर होगा। ये पॉजिटिव वाला चार्ज उसको क्या करेगा, तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज +1 को उधर धक्का देगा। इसीलिए यहाँ पर दोनों का फील्ड अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो अपोजिट इन डायरेक्शन 180 डिग्री पर है। अगर दो वेक्टर 180 डिग्री पर हो तो उसको जोड़ते हैं कि घटाते हैं? घटाते हैं, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ गया था। याद कीजिए, सब वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि वेक्टर एडिशन नहीं है। जो कूलम्बिक फोर्स है
उसी का काम हो रहा है। अब आप लोग बताइए, अगर कोई कष्ट है एक्स्ट्रा तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया, बात समझ में आ गया? आया बात समझ में? याद हो जाएगा ना सब कुछ? तो मिटा दें इसको। चलिए, तो जब इसको मिटा देते हैं तो ये पहला केस था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से आप समझते हैं तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी को कहते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, या इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। वहां पर निकालना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब की बार हेडिंग ये होगा, तो इस हेडिंग का इफेक्ट क्या होगा उसको अगर ध्यान से देखते हैं तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहां से क्या करना है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज दो लेना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन यही कहलाएगा आपका, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। ये जो है आपका सेंटर O है, और ये डिस्टेंस है जो आपका A है, और यह भी डिस्टेंस है जो आपका A है। देख लीजिए ध्यान से, बात को समझ लीजिए। अब यहाँ पर बात अगर ध्यान से समझते हैं तो गौर से समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कहना चाहते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर कहीं जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यहाँ पर मैं प्लस A पॉइंट पर, जो ये पॉइंट है ये, इसको A पॉइंट मान लिए हैं, इसको B पॉइंट मान लिए। यहाँ पर जो है प्लस चार्ज है, और यहाँ पर माइनस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं निकालने चलिएगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यह पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पॉइंट पर निकालना रहता है, याद कीजिए वहां पर क्या करते हैं, +1 चार्ज रखते हैं। आप +1 चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव वाला उसको धक्का देगा, यहाँ +1 चार्ज करेंगे तो नेगेटिव वाला अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, मतलब उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। नेगेटिव चार्ज वाले का चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर होगा। देख लिए ध्यान से, हम क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं पिक्चर, जो है ना। आने की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकालना है तो ये डिस्टेंस R होगा। क्या होगा, ये डिस्टेंस आपका R होगा, जो R लिख दिए हैं, और ये P पॉइंट है। तो यहाँ पर फिर से वही लिखाएगा, Q जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल है, E डायपोल लिखते हैं शॉर्ट में। ट्वाइस ये जो है आपका लेंथ है ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या है आपका, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है। ई डायपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल है। आर है अब की बात डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन P, इक्वेटोरियल पॉइंट P, यानी इस पॉइंट को P से डिनोट कर दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट स्केलर के जैसा सॉल्यूशन अब होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, तब वेक्टर के साथ ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर हम अपने मन से मान लेते हैं कि ये x है और ये बाई एक्सिस है, ऐसे दिख भी रहा है आपको। अब जरा गौर कीजिए, ध्यान से समझिएगा, डेरिवेशन हो रहा है ना। तो बात समझ लीजिएगा कि ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा मान लीजिए। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल दोनों तरफ बन रहा है, ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस। तो ये टोटल जो एंगल होगा
वो टोटल एंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। देखिए कहां से कहां हम लोग पहुंच रहे हैं, मैथ में अब जा रहे हैं। तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकली है तो डिवाइड भी इक्वल इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर से गौर से देखिए और बात पहले समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर से अगर ये आर है और ये 90 डिग्री है तो आप समझ सकते हैं बात को, ये ए है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बात आपको पहले से पता है कि क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये आर स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका ए स्क्वायर होगा। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हमको फिगर से दिख रहा है, सिमेट्री से दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर निगेटिव चार्ज के चलते वह सेम होगा, सिमेट्री से दिख रहा है। क्यों? क्योंकि फार्मूला में पॉजिटिव चार्ज क्यू और डिस्टेंस भी दोनों के लिए सेम होगा। तो फ्रॉम फिगर से आप कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर से क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज सेम। क्या होगा? सेम होगा। दैट इज आप कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के चलते जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं लगा रहे हैं सिर्फ साइन दे रहे हैं, वह जो होगा सेम है और होगा चार्ज बाई, फार्मूला क्या होगा, चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देख लीजिए, अब बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस का जब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा केवल आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा। देख लिए यह जो है फार्मूला नहीं, लेकिन फिर भी घेर दे रहे हैं आपको आदर्श बढ़ाने के लिए कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर सेम आया है, मैग्नीट्यूड में आया है। लेकिन अब जब सॉल्यूशन करना शुरुआत करेंगे तो अब बात कीजिए ध्यान से, तो अब लिखना चालू करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट पी जो होगा इस पोजीशन पर होगा, वो क्या होगा। तो इस फिगर को दोबारा बनाते, नहीं तो यहाँ पर फिगर अब खिचड़ी हो जाएगा। तो फिगर को फिर से जब बनाएंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखना चाह रहे हैं। ये फिगर को मैं फिर से बना रहा हूँ और इस फिगर को जब मैं फिर से बना रहा हूँ तो फिगर तो ऐसा कुछ है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव वाला है इधर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नेगेटिव वाला है इधर। हम इतना फिगर मात्र बनाना चाह रहे हैं पी पॉइंट वाला यहाँ पर, और ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका एक कंपोनेंट ई पॉजिटिव साइन थीटा ऊपर की ओर गया है, इसका ई पॉजिटिव कॉस थीटा इधर की ओर गया है, इसका ई नेगेटिव कॉस थीटा इधर की ओर गया है, इसका ई नेगेटिव साइन थीटा इधर की ओर गया। कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया वेक्टर मेथड, जिधर से एंगल सटा उधर कॉस, जिधर से एंगल नहीं सटा उधर साइन। ऐसे यहाँ से रिजल्ट निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, आप जैसे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। दो वेक्टर हो, देखिए निकालने का बहुत सारा मेथड है। हमने कहा ना कि दो वेक्टर, जैसे कि हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करते, दो वेक्टर के बीच का एंगल 2 थीटा मालूम है आपको, दोनों का मैग्नीट्यूड है ये पता चल गया था। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर वो अंडर रूट होगा क्या, ई पॉजिटिव का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही था, ई नेगेटिव का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो सेम ही था, प्लस ट्वाइस ई पॉजिटिव ई नेगेटिव का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा था 2 थीटा ना। अब देखिए यहाँ से सोल्यूशन आपसे नहीं होगा,
पहले तो ई पॉजिटिव ई निगेटिव का वैल्यू पुट कीजिए तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद रहेगा तब ना सोल्यूशन कीजिएगा। मैथ वाला तो थोड़ा बहुत समझिए लेंगे, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट का हाल समझिए क्या होने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ से सोल्यूशन में तो ये इधर से जो सोल्यूशन कीजिए तो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि वेक्टर मेथड है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा वेक्टर ही मेथड से। तो इसी का काट के लिए हम क्या किए हैं, सिंपल मेथड से बनाए, इस मेथड से नहीं बनाते हैं, है ना। आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। हम सिंपल मेथड में क्या किए हैं, सिमेट्री से पता चल रहा है कि दोनों का साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक वेक्टर ऊपर की ओर है, दूसरा वेक्टर नीचे की ओर है, और रिजल्टेंट जो बच जाएगा आपका ट्वाइस ही cos थीटा हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P जो होगा वह E प्लस cos थीटा और E माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं हर हाल में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P जहां पर निकाल रहे हैं वह जो होगा E पॉजिटिव cos थीटा और प्लस E निगेटिव cos थीटा के बराबर होगा। E पॉजिटिव cos थीटा और E निगेटिव cos थीटा के बराबर होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छा से, और बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, तभी काम होगा, अन्यथा कोई काम नहीं होगा। इस बात को समझ सकते हैं आप, E पॉजिटिव cos थीटा और E निगेटिव cos थीटा। कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो देखिए बतलाइए। अब अगर नहीं प्रॉब्लम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट होगा है ई पॉजिटिव का वैल्यू आपको पता था कि यही होगा, इनटू cos थीटा लिखिएगा। तो आप लिखिएगा ऐसे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इनटू cos थीटा लिखिएगा। इनटू क्या लिखिएगा, cos थीटा, क्योंकि देखिए ई पॉजिटिव वाला वैल्यू लिख रहे हैं तो cos थीटा लिखिएगा, है ना। और फिर से जब निगेटिव वाला भी लिखिएगा तो यही वाला वैल्यू लिखेंगे इनटू cos थीटा। तो 2 बार लिखने से अच्छा है कि 2 से गुना कर दीजिए। मैथ के अनुसार 2 बार लिखने से अच्छा है कि 2 से गुना कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। बात समझ सकते हैं आप अच्छी तरह से, कोई टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अब देखिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल OAP में cos थीटा बराबर होगा बेस बाई हाइपोटेनस। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में इन ट्रायंगल OAP में आ जाइए, तो cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बात को समझ, देखिए तो हम यहाँ पर समझ लीजिए बात को, यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, ट्वाइस Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ऐसे। और cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, A चला जाएगा ऊपर और नीचे बच जाएगा हाइपोटेनस वाला पार्ट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसका पावर हाफ है, इसका पावर 1 है, और ट्वाइस AQ को P कहते हैं। तो E बराबर हो जाएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। और फाइनल में जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा E इक्वल टू वो हो जाएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब हो जाएगा। कहे सर ये फॉर्मूला आप कहाँ से ले आए एक बार, तो देखिए आप गौर से देखिए तो आपको भी नजर आ जाएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया एक बार। आपको भी नजर आ जाएगा कि यहाँ पर
आर जो है बहुत बहुत बड़ा है 2a से, इसलिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 जब लिखिएगा तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर गायब हो जाएगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2 तो ये आर क्यूब बन जाएगा, इसलिए आया है। बात समझिए इसी तरह से, अब देख लीजिए, समझ लीजिए बात को, अगर कोई कष्ट है तो बोलिए। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का डेरिवेशन। वेक्टर मेथड का पूरा ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाते समय, डेरिवेशन करते समय। तो अब आगे बढ़े हम, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, है ना, इसको मिटाते हैं। तो बात समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आखिर क्या हो सकता है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, आप क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला है जो ड्राइव नहीं करेंगे, सीधा लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल का जनरल फॉर्मूला। जैसे कि कोई डायपोल है तो सबसे पहले बात याद कीजिए, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, और इस पोजीशन पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, जबकि ये थीटा है और ये आर का पोजीशन है। और देखिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, पिछले क्लास में बताए थे। क्या डायपोल मोमेंट और आर के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो P/4πε0 R³ होता है। और ऊपर में जो होगा एक और 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है ये फॉर्मूला। देखिए इस फॉर्मूला का जो है इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझ लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो जनरल किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकाल सकते हैं, एक्सियल पोजीशन पर निकाल सकते हैं। तो केस फर्स्ट में आ जाइए। अगर आप एक्सियल पॉइंट पर चले जाते हैं तो एक्सियल पॉइंट पर जैसे ही आप जाइएगा तो थीटा घटते घटते 0 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, जब थीटा घटते घटते 0 डिग्री हो जाएगा तो ई एक्सियल जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा, 0 डिग्री यहाँ पुट कीजिए, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो cos 0 का जब वैल्यू 1 होता है तो 314 हो गया, उसका रूट निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, यानी 2p/4πε0 अभी अभी प्रूफ किए थे। उसी तरह से केस सेकंड में आ जाइए, एट इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाइए या पॉइंट पर, तो थीटा जो हो जाएगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। देख लीजिए थीटा क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। जैसे ही यहाँ आइएगा तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा इस पॉइंट पर। और cos 90 का वैल्यू जो होता है 0 होता है, याद कीजिए cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 + 1 1 होगा, उसका रूट 1 होगा, यानी कि इक्वेटोरियल जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका P/4πε0 डिस्टेंस का क्यूब। देख लीजिए, तब तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो एक्सियल का भी फॉर्मूला याद हो जाएगा, इक्वेटोरियल का भी पोजीशन याद हो जाएगा, और डिफरेंट किसी भी एंगल पर निकालना हो तो भी याद हो जाएगा।
देख लीजिए ध्यान से, बात समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट और समझ में आ रहा है यहाँ पर कि डायपोल के चलते जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ट्वाइस इंटू ई इक्वेटोरियल के बराबर होता है। इस बात को यानी कि एक्सियल पोजीशन पर जो होता है इफेक्ट ज्यादा होता है सेम डिस्टेंस पर। यहाँ से जैसे 10 सेंटीमीटर इधर निकालिए, यहाँ से 10 सेंटीमीटर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नीट्यूड यानी इफेक्ट ज्यादा होता है, दुगना होता है। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट और एट इक्वेटोरियल पॉइंट का कंसेप्ट। तो बात समझ लीजिए। इसके बाद जरा देखिए एनसीईआरटी बुक ले करके बैठिए आप लोग बताइए इसके बाद एनसीईआरटी बुक में क्या पढ़ना है। अब देखिए सबसे पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूँ एनसीईआरटी से अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो आपका कूलम्बिक फोर्स, उसका एडिशन, उससे ज्यादा क्वेश्चन भी करवा दिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 5.4 बता दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर्टीज बता दिए हैं। एनसीईआरटी में बहुत कम था, आपको हम 12 से 15 प्रॉपर्टीज के आसपास बताए थे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने के उसके बाद डायपोल था उसमें पढ़ना, और डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बता चुके हैं। अब उसमें आपको जो पढ़ना है वह जो है आपका टॉर्क पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टॉर्क पढ़ना है। और आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना और गॉस लॉ पढ़ना है। एनसीईआरटी पलट के देखेंगे तो ये सब आपके टॉपिक में है, आने सिलेबस में है। एक डायपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है ये बताना है सर 2AQ। ठीक है, चलिए आप रख दीजिए। चलिए अब हम आगे आज पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका डायपोल तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है टॉर्क। अच्छा गौरव आप बताइएगा, गौरव माइक अपना ऑन कीजिए। यस सर। डायपोल के चलते एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सर 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इनटू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। लगता है याद करके रखे हैं। यस सर। चलिए आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो फोर्स किधर लगेगा? क्या सर? इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रख देंगे तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सर उसके उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवार्ड्स लगेगा। ठीक है, आप फोर्स का वो फॉर्मूला क्या होगा? जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला सर जो इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के चलते लगेगा। हाँ एफ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? क्यू हाँ ई। सर। हाँ यस सर QE/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ना ना ना, क्यू ई केवल। अच्छा चलिए यस अब सर आगे वो। आगे पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले तो आज हम लोग को समझना है सबसे पहले टॉर्क। देखिए जो लोग 11th नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं पहले टॉर्क क्या होता है वो समझा देता हूं, क्योंकि उस डेरिवेशन में फिर उसका बीच में जगह नहीं है। देखिए टॉर्क जो है आपका रोटेशन में पढ़ना है, तो ये रिवीजन के तौर पर है क्योंकि बहुत लोग 11th नहीं पढ़े हैं। टॉर्क क्या होता है? तो जिस तरह से फोर्स होता है ना उसी तरह से टॉर्क होता है। यानी कि आप समझते होंगे फोर्स इक्वल टू ma, यानी किसी भी सिस्टम पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो मोशन में आता है। यानी सिंपल परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि वह फिजिकल क्वांटिटी जो किसी को पुश और पुल करने में हेल्प करे वह फोर्स कहलाती है। उसी तरह से टॉर्क जो है किसी सिस्टम को रोटेट करने में यूज किया जाता है। यानी टॉर्क एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी को रोटेट करवाएगा।
या रोटेट करवाने में हेल्प करेगा या रोटेशनल मोशन को स्टॉप करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो देखिए टॉर्क का बहुत सारा डेफिनेशन होता है, उसमें जैसे कि मान लीजिए एक रॉड है, ये रॉड है आपका, यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, एक रॉड है ना। इसको आप यहाँ पर क्लैप कर दिए, मतलब कि ये घूम सकता है, बस आगे पीछे नहीं जाता है। अब इस पर आप फोर्स लगाइए तो क्या करेगा, ये घूमना शुरुआत कर देगा। तो यहाँ पर जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो टॉर्क इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर परपेंडिकुलर इनटू एफ होता है, जो आप फोर्स लगा रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई रॉड है आपका इस तरह से रखा हुआ है, इस पर दो एंटी पैरेलल फोर्स लगाइए, एंटी पैरेलल फोर्स इस तरह से लगाइए। तो दो एंटी पैरेलल फोर्स जब लगाइएगा ना तो नेट फोर्स वेक्टर के हिसाब से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये रोटेट करने लगेगा अपने सिस्टम के अबाउट, ये रोटेट करेगा। तो जब अपने सिस्टम के अबाउट रोटेट करेगा तो यहाँ भी टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है आपका, दोनों एंटी पैरेलल फोर्स के बीच का डिस्टेंस लेंथ जो भी रहे इनटू फोर्स होता है। देखिए हम अभी स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, ऐसे टॉर्क को डिफाइन किया जाता है सिंपली टॉर्क वेक्टर इक्वल टू आर परपेंडिकुलर, मतलब आर क्रॉस एफ, या टॉर्क को हम लोग आर एफ साइन थीटा भी लिखते हैं, आर एफ साइन थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक फार्मूला फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ टॉर्क इक्वल टू एक टर्म और होता है, वह टाउ होता है आई अल्फा होता है। देखिए मास के बदले यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, आई जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और यहाँ होता है एक्सेलरेशन लिनियर में, और ये होता है अल्फा आपको एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। यानी कि आप समझ लीजिए तो टॉर्क का दो दो फॉर्मूला हुआ, यानी एक तरफ तो आर एफ भी लिखेंगे, एक तरफ आई अल्फा भी लिखेंगे। अगर अल्फा कहीं निकालना हो तो आर एफ बटा आई भी होगा। मतलब ये सब बात समझ लीजिए, ये 11th में रोटेशन में सब पढ़ना था सारा फॉर्मूला। यानी कि टॉर्क आप कहाँ कहाँ लगता है, तो टॉर्क सभी जगह लगता है। जैसे मैं हाथ अपना ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो देखिए इसके अबाउट टॉर्क लग रहा है ना। और जो भी मसल्स है इसको आपको रोटेट करवाने में हेल्प कर रहा है। तो जहां भी रोटेशनल मोशन की बात आएगा तो वहां क्या लगेगा, आपका टॉर्क लगेगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। तो टॉर्क एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो रोटेशनल मोशन में हेल्प करता है, रोटेट करवाता है किसी सिस्टम को, या रोटेशनल मोशन को चेंज करवाता है। आप ऐसा कर सकते हैं उसका दो तरह से फॉर्मूला डिफाइन है, एक आई अल्फा है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे एफ इक्वल टू एम में, और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। दूसरा आर एफ यानी फोर्सिंग टॉर्क में बदल जाता है, तो उसको दो तरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर कहीं हिंग है एक बड़ी एक इंच से और जब आप फोर्स लगाए तो वहां भी टॉर्क आर क्रॉस एफ होगा। लेकिन दो एंटी पैरेलल फोर्स है, इसको मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं। लेकिन दो एंटी पैरेलल फोर्स है, तो एंटी पैरेलल फोर्स है तो वहां भी टॉर्क का फॉर्मूला को आर एफ होगा। ये फॉर्मूला इतना याद कीजिएगा, तब 12th का जो अगला टॉपिक है वो समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना है तो ले लीजिए क्योंकि लिखने में बाद में हेल्प करेगा आपको। देखिए अब हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है ना, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी बात करना है। देखिए अगले क्लास से सब लोग फॉर्मूला याद करके बैठेंगे, मैं सभी लोग से बारी बारी फॉर्मूला पूछूंगा। देखिए यहाँ पर जो हेडिंग है ये 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहले हुआ करता था, क्योंकि अभी तो इस साल आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। टॉर्क, लेकिन फार्मूला तो आएगा, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आपको टॉर्क निकालना है यूनिफॉर्म ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपको क्या करना है, टॉर्क निकालना है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से।
जब टॉर्क निकालना है तो इसका देखिए क्या है, सबसे पहले एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाइएगा, इसी तरह से बनाइएगा सबसे पहले, है ना। और हम तो हमेशा लगभग 3 लाइन में बनाते हैं, आप 4-5 भी बना सकते हैं। इसमें एक डायपोल रखा हुआ है, डायपोल इस तरह से रखा हुआ है, तिरछा कर दिए, हम बाहर से घुमा के तिरछा कर दिए थोड़ा सा, और यहाँ पर जो है प्लस चार्ज है और यहाँ पर जो है आपका माइनस चार्ज है, देख लिए ध्यान से। और डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, देख लीजिए, नेगेटिव से पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये थीटा जो होगा दोनों के बीच का एंगल होगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा कि क्यू जो है चार्ज है ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, और आपका ट्वाइस ए से लिख रहे हैं लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ई डायपोल कर देते हैं शॉर्ट में थोड़ा, है ना, और उसको ए बी से डिनोट करेंगे। क्यों? इस पॉइंट को मैं ए मानने वाला हूं और इस पॉइंट को मैं बी मानने वाला हूं। डायपोल का नेमिंग कर दिए हैं प्लस माइनस होने के बाद। इतना बात तो पता है कि यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा और वो F बराबर QE फॉर्मूला होता है, लेकिन निगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अभी वही फॉर्मूला पूछ रहे थे, जब कोई चार्ज फील्ड में रखा जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन उसके एलोंग होगा, निगेटिव पर उसका उल्टा होता है। तो डायपोल में 2 चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अब दोनों फोर्स हमेशा एंटी पैरेलल होगा, दोनों फोर्स हमेशा क्या होगा? एंटी पैरेलल होगा। जब एंटी पैरेलल होगा तो टॉर्क तो डेवलप होगा ही हर हाल में। आप समझ सकते हैं, अभी टॉर्क की बात को हम लोग समझे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल पर फोर्स जो होगा F इक्वल टू वह QE आ गया है, देख लीजिए, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। और यहाँ फिगर में हमको दिख रहा है हेयर टू एंटी पैरेलल पैरेलल फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल। सो इलेक्ट्रिक डायपोल, ई डायपोल लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क, मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल पर 2 एंटी पैरेलल फोर्स लगने के कारण ये अपने आप को टॉर्क महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि हमको कोई रोटेट करवा रहा है, अपने आप को महसूस कर रहा है कि उसको टॉर्क लग रहा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क के डेफिनेशन से चलिए, तो अभी अभी टॉर्क का डेफिनेशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं टॉर्क का डेफिनेशन? तो टॉर्क बराबर पढ़े हैं आप आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स पढ़े हैं, आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स पढ़े हैं, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्या पढ़े हैं? आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स हम लोग देख लिए हैं, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर जरा देखिए। अब आर परपेंडिकुलर क्या होता है उसको समझने के लिए 2 एंटी पैरेलल फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं होगा आपका, ये होगा, कौन होगा? आपका ये होगा, ये होगा आर परपेंडिकुलर आपका, देख लीजिए ध्यान से, ये होगा आर परपेंडिकुलर आपका होगा, वो R1 में लिखा हुआ, आर परपेंडिकुलर का साइन दिया हुआ है। 2 एंटी पैरेलल के फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर उसको आर परपेंडिकुलर कहते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर ये इसकी लंबाई ट्वाइस ए है, यहाँ लिखा हुआ है ए बी ट्वाइस ए लेंथ है, और ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है, तो फ्रॉम फिगर से आप कह सकते हैं कि ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो फ्रॉम फिगर से आप कह सकते हैं, फिगर से क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू जो होगा यहाँ पर आर परपेंडिकुलर इनटू ए बी होगा डिवाइडेड बाई, यानी आर परपेंडिकुलर बाई ट्वाइस ए होगा।
इसलिए आर परपेंडिकुलर बराबर होगा ट्वाइस ए साइन थीटा। तो टॉर्क का जो डिफिनेशन था उसके अनुसार लिखिएगा ट्वाइस ए साइन थीटा, और फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका था QE। देख लीजिए फोर्स का फॉर्मूला यहाँ आ गया था आपका QE आ गया है, सॉरी ऊपर लिखा गया है QE आ गया है। क्या आ गया है? QE। लेकिन एक बात ध्यान समझिए, डायपोल मोमेंट जो होता है चार्ज गुने लेंथ होता है, तो चार्ज इनटू लेंथ डायपोल मोमेंट कहलाता है। तो अरेंज करके जब फॉर्मूला लिखेंगे तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आपको आ जाएगा, टॉर्क वो होगा डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया। और यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं और उसको ट्वाइस ए इनटू चार्ज लिख रहे हैं, एक्चुअली लेंथ गुने चार्ज लिखे हैं। लेकिन इसी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू, तब आपका होगा P क्रॉस E होगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है। यहाँ तक डिराइव करने के लिए आपको 2 नंबर मिलता था। आप समझ लीजिए, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करके रखना है। इन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, कि कहीं समझने में दिक्कत है तो बोलिए, अपना माइक ऑन करके बतला सकते हैं, क्योंकि आप लोग काम इंतजार कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? टॉर्क का फॉर्मूला याद हो गया है, PE साइन थीटा होगा, P क्रॉस E भी होगा। अब देखिए ध्यान से, कुछ पॉइंट आप समझ सकते हैं। अगर एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, यदि एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है आपका इस तरह से, अगर एक्सटर्नल फील्ड के एलोंग ही आपका रखा हुआ रहे क्या, डायपोल, यहाँ प्लस चार्ज यहाँ माइनस चार्ज, तो इस कंडीशन में टॉर्क आपका 0 होगा। ताऊ से टॉर्क डिनोट करते हैं, इसलिए टॉर्क आपका 0 होगा। देखिए बोल रहे हैं ना, कम से कम वो सुन लीजिएगा। इसके अलोंग है, क्यों टॉर्क 0 होगा भाई? तो आपको पता है कि फोर्स जो होगा एक इधर होगा एक इधर होगा, और यहाँ जो एंटी पैरेलल फोर्स है उसके बीच में कोई दूरी नहीं है। कहिए सर क्यों नहीं है? तो बात अब फिगर से ही समझ सकते हैं आप बताइए, यहाँ पर 2 एंटी पैरेलल फोर्स के बीच में दूरी था, दोनों इधर था तो ये डिस्टेंस था। लेकिन दोनों अगर एक ही लाइन में चला जाए ऐसे, तो एंटी पैरेलल फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है, तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बचा ही नहीं, 0 हो गया। ये हुआ समझने के लिए। और दूसरा फार्मूला से याद कीजिए कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल को हम लोग थीटा जो कहते हैं, उस केस में डायपोल मोमेंट भी उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल आपका क्या हो गया, 0 डिग्री। और तब तो P साइन थीटा से हिसाब से आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। आए बात समझ में? तो टॉर्क सबसे ज्यादा कब लगेगा, मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये परपेंडिकुलर ऐसा कोई रख दीजिएगा प्लस माइनस चार्ज, तो टॉर्क इस केस में मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर टॉर्क मिनिमम यानी 0 होगा, ये मिनिमम भी टॉर्क है। यहाँ टॉर्क का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मिनिमम है, और ये इस कंडीशन में टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इस बात को समझ लीजिए। देखिए अब आप लोग अगर डाउट नहीं पूछेंगे तो हम तो समझेंगे कि आपको पूरा समझ में आ गया है, इसलिए अब हम आगे भी चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, हम आगे चलेंगे। अब इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड निकालेंगे। देख लिए ध्यान से, हमें नहीं लगता है कोई कष्ट होगा। केवल टॉर्क का फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए याद कर लीजिए कि P साइन थीटा या P क्रॉस E, ये 2 फॉर्मूला आपको अभी का अभी लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसी का यूज करेंगे जस्ट अभी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला, देखिए ऐसे नॉन यूनिफॉर्म में भी रखेंगे तो टॉर्क लगेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला डिराइव तो आपको नहीं करके बताए हैं, क्योंकि उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है। आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चलते पढ़ना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क का जो फॉर्मूला क्या होगा डायपोल पर, वो था। अब देखिए जरा गौर से समझिएगा, इस डायपोल को अगर थोड़ा रोटेट करके छोड़ देंगे ना तब बड़ा मजा आएगा। यानी पहले लिखते हैं टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म, सब यूनिफॉर्म के चलते पर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। यानी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई आप डायपोल को रखेंगे तो उस पर जो है आपको टाइम पीरियड, देखिए क्या होगा, बात समझिएगा पहले, मैं यहीं पर सब कुछ समझ लेना चाहता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म भी है और एक्सटर्नल भी है। अब देखिए, अगर इसमें आप कोई डायपोल रहना किधर पसंद करेगा, तो देखिए हम क्या किए हैं, डायपोल पहले ऐसे था, उसको बाय फोर्सली ऐसे रोटेट करवाए हैं, थोड़ा सा हम रोटेट करवाए एक्सटर्नल के द्वारा, हम इस डायपोल को थोड़ा रोटेट करवा दिए हैं, इस डायपोल को थोड़ा रोटेट करवा दिए, प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, थीटा एंगल से मैंने रोटेट करवा दिया इसको। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो याद कीजिए ये क्या होगा, इस पर जो फोर्स उधर लग रहा था और इधर लग रहा था, वो इसको खींच करके इधर लाने की कोशिश करेगा। यानी ये आप समझ सकते हैं कि पेन ऐसे था और वह फोर्स इसको इसके लाइन में लाने की कोशिश करेगा। एक्सटर्नल में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, यहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं है। अब देखिए बात समझिएगा अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं यहाँ से कोई एक्सटर्नल में चीज नहीं है, तो इसमें डायपोल का चार्ज है, मास है, बहुत सारा चीज है। जैसे ही इसको छोड़िएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको टॉर्क रोटेट करवाने लगेगा। क्या करवाएगा, इस तरह से रोटेट करवाने लगेगा धीरे धीरे। जब ये रोटेट करवाएगा तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आएगा तो टॉर्क लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी आप निकाले थे लास्ट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में टॉर्क नहीं लगता है, और उसके लाइन से क्या रहता है, टॉर्क लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन टॉर्क लगा के जब इसको रोटेट करवा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन हमें आया तो टॉर्क लगना बंद हो गया। लेकिन ये अपना मोमेंटम गेन कर लिया, अपना स्पीड गेन कर लिया। स्पीड गेन के कारण ये अब इसके लाइन में रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ने लगेगा और इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन आगे कितना दूर तक बढ़ते जाएगा, ये भी तो प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न का सलूशन ये है कि जैसे ही डायपोल अब इधर बढ़ेगा, ऐसे देखिए हम एक रेड से पेन से बना रहे हैं, ये डायपोल जैसे ही प्लस वाला इधर बढ़ेगा और माइनस वाला इधर चार्ज वाला, तो देखिए अभी जो ब्लैक पेन से दिखा रहे हैं, जब इधर हम रोटेट करके छोड़े थे तो टॉर्क का डायरेक्शन इधर था, किसके द्वारा, टॉर्क का डायरेक्शन इधर था एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा। लेकिन मोमेंटम गेन करने में जब ये इधर चला गया तो जैसे ही इस लाइन को, पैरेलल लाइन को पार किया तो टॉर्क का डायरेक्शन इधर हो गया था उल्टा, यानी टॉर्क का डायरेक्शन आपका ये हो गया था। इस बात को समझने के लिए तैयार रहिए। अब आप खुद सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर मोशन के कारण इधर ये टॉर्क रोटेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही इस लाइन को पार किया अपने मोमेंटम के कारण ऐसे होने लगा, टॉर्क उल्टा लगने लगा। इसका मतलब इसको रोक लेगा कहीं जाके। इसका मतलब डायपोल जो है यहाँ से चलना शुरुआत किया था, इसके लाइन में आते आते स्पीड गेन कर लिया, लेकिन जैसे ही इधर गया टॉर्क उल्टा लगने लगा, तो धीरे धीरे फिर वो रुक जाएगा। रुक नहीं जाएगा, अब यहाँ पर रुकेगा, लेकिन ये तो टॉर्क इधर कंटिन्यू है, फिर से इसको खींच के लाएगा उसके तरफ, फील्ड के लाइन में लाना चाहेगा, ऐसे लाना ही चाहेगा, लेकिन ला नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही आएगा फिर इसका मोमेंटम गेन रहेगा, फिर ये इधर पार करने लगेगा। जैसे ही इधर पार करना टॉर्क फिर इधर लग रहा है मोशन को अपोज में, ये फिर जाके उसी पोजीशन पर रुक जाएगा, फिर ये कंटिन्यू करेगा। मतलब ये अब डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में जब बाहर से आप थोड़ा रोटेट करके छोड़ देंगे ना, तो जानते क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। जब इस तरह से ऑसिलेट कोई करेगा तो आपको पता है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं, और इसी सब चीज को अब निकालना है आपको। यानी यहाँ टाइम पीरियड का डेरिवेशन करके दिखाना है कि क्या होगा। तो डेरिवेशन हम करते हैं, इसमें भी 11th का यूज होगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का। जो बातें नया होगी उसको मैं उधर साइड में लिख दूंगा। लेकिन अभी अभी तो फिलहाल हम लोग जाने हैं
की टॉर्क, लेकिन यहाँ एक्सटर्नल्स में भी टॉर्क लगा रहे थे, हमने लगा के घुमा दिया था, तो उसको कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। तो लिखिएगा वी नो दैट इस केस में स्टोरिंग है लिखा हुआ, वी नो दैट रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा यहाँ पर, रीस्टोरिंग टॉर्क केवल नाम बदल गया, रीस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क तो वही है, लेकिन पीई साइन थीटा के बदले माइनस साइन लगता है, क्योंकि रीस्टोर वर्ड का मतलब है उसके जस्ट अपोज में लगना, और जो अपोज में फोर्स लगता है उसको माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। रीस्टोरिंग वर्ड जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा तो माइनस एम में होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क रहेगा तो माइनस पी साइन थीटा जो है वो होगा। क्या कोई को कंफ्यूजन है? बोलिए। तो रीस्टोरिंग है इसलिए यहाँ पर माइनस आया, रीस्टोरिंग है इसलिए यहाँ पर माइनस आया। बात समझ लीजिए, ज्यादा कोई कष्ट नहीं है। तो यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर अगर एंगल बहुत छोटा हो, इफ एंगल थीटा इज स्मॉल, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो समझिए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसको ना 10-20 डिग्री से नहीं रोटेट करवा के छोड़े थे, हम 2 डिग्री तक घुमा करके छोड़ दिए थे। उस केस में साइन थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू और थीटा का वैल्यू सेम हो जाता है। जब डिग्री 5 से कम रहेगा, कैलकुलेटर में अगर होगा आपके पास तो निकाल के देखिएगा, लिखिएगा tan 2 डिग्री का वैल्यू, sin 2 डिग्री का वैल्यू और 2 डिग्री को रेडियन बदलिएगा तो सबका वैल्यू सेम ही आएगा। आए बात समझ में? तो हम छोटा एंगल से रोटेट करवाए थे, तब तो टॉर्क बराबर जो फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा टाउ, वो हो जाएगा माइनस पीई इंटू थीटा होगा, और टॉर्क का फॉर्मूला वो और अभी पढ़े थे आई अल्फा, तो आई अल्फा ये टॉर्क के बदले फॉर्मूला पढ़े थे, माइनस पीई इंटू थीटा हो जाएगा। अब देखिए, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन जो हो गया आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन किसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन? तो अल्फा को कहते हैं। ये हो गया माइनस पीई इंटू थीटा बटा आई, माइनस पीई थीटा बटा आई। लेकिन एक बात तब समझ लीजिए ध्यान से, प्रॉपर्टी ऑफ एसएचएम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इधर हिंट में, इसको आपको डेरिवेशन से बाहर करके रखना है ना, इसको डेरिवेशन से बाहर करके रखना है, बस इतना ही याद कर लीजिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ हिंट में, है ना, क्या लिख देता हूँ हिंट में? प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम, कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा अच्छा वर्ड है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण है क्या? फॉर लीनियर के लिए दो तरह का एसएचएम होता है, लीनियर एसएचएम होता है, लीनियर एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन, और फॉर रोटेशनल के लिए, रोटेशनल एसएचएम के लिए हर हाल में एसएचएम के लिए होना चाहिए आपको अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव साइन विथ थीटा, ये होना चाहिए। और लास्ट में कोई भी हो आपका, समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ पर इस तरह से बात बनेगा, यानी कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन विथ नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको लीनियर एसएचएम कहेंगे, और अगर एंगुलर की बात करना है थीटा के टर्म में लिख लीजिए, तो इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, है ना, तो आपका ये एंगुलर एसएचएम को इंडिकेट करता है। तो देखिए अल्फा जो है एंगुलर एसोसिएशन जो है नेगेटिव साइन ऑफ थीटा के साथ आ गया, इसलिए ये एंगुलर एसोसिएशन शो करेगा, मतलब इस तरह से ये शो करेगा आपका। तो यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और लिख दीजिए कि इट शो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हर कंडीशन में एक फार्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा आता है, यह इक्वेशन सेकेंड हुआ।
ये भी 11th क्लास में पढ़ना है। और तब लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन पहला और दूसरा से, ये पहला और दूसरा इक्वेशन से आप लिख सकते हैं कि अल्फा के बदले अल्फा है, थीटा के बदले थीटा है, तो ओमेगा स्क्वायर के बदले क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर के बदले आ गया पीई बटा आई आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ओमेगा के बदले आ जाएगा अंडर रूट पीई बटा आई आ जाएगा। अब एक बात अगर नहीं जानते हैं तो ये सर्कुलर मोशन में या रोटेशन में पढ़ना है कि ओमेगा का मतलब होता है थीटा बटा टाइम होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन इसको कहते हैं, या आपको 2 पाई बटा टाइम पीरियड होता है, क्योंकि एक रोटेशन में जो एंगल कवर किया जाए उसको 2 पाई कहते हैं और टाइम पीरियड को टी कहते हैं। इसी टाइम पीरियड का उल्टा जो होता है ओमेगा बराबर एक 2 पाई एफ भी होता है। ये सब हिंट में फॉर्मूला है, यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि 11th क्लास के बिना आपको 12th समझना कितना मुश्किल है, लेकिन आप लोग सोए हुए रहते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, मेरा फीस कुछ नहीं कर सकता है आप लोग के लिए, है ना। सिर्फ इतना ही कर सकते हैं हम कि आपको हिंट करवाते रहेंगे कि देखिए आप 11th में सोए हुए थे, उसका गलती का सजा जो है भुगतने के लिए तैयार रहिए, सीधा रखने के लिए तैयार रहिए, है ना। समझने में तो बाधा पैदा करेगा ये। अब देखिए अगर आप इस ओमेगा के बदले 2 पाई बाई टी यहाँ पुट कर देते हैं तो मजा आ जाएगा। कहिए सर कैसे, सर देखिए ना मजा आ जाएगा। और थोड़ा बहुत मैथ तो आपके अबे करता होगा। अब सीधा हम टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 पाई आएगा और ये उलट के लिखाएगा आई बटा पी, यानी कि आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रख के थोड़ा सा 2-4 डिग्री से रोटेट करके आप छोड़ दिएगा ना, तो वह डायपोल जो है आपका एसएचएम इस तरह से शो करेगा और उसका टाइम पीरियड जो होगा आपका फॉर्मूला 2 पाई रूट अंडर आई बटा पी होगा। लेकिन यही फॉर्मूला को अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना हो, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ लिखते तो फॉर्मूला बहुत आसान हो जाता, क्योंकि 2 पाई सिर्फ नीचे आई जैसे है वैसे रह जाता, तो 1/2 पाई हो जाता और अंडर रूट में ये उलटता पुलटता नहीं, पी ई बटा आई हो जाता। तो एग्जाम में किसी से फार्मूला से क्वेश्चन आ सकता है, नीट जेई सब एग्जाम पूछेगा इससे। अब बोर्ड में तो डेरिवेशन सिर्फ पूछेगा। तो बात समझ लीजिए कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। अब आप लोग की बारी है, जहां भी कोई प्रॉब्लम है हमको बोलिए, हम जरूर समझाएंगे आपके प्रॉब्लम को। सर थोड़ा सा देख लीजिए एसएचएम दे दीजिए ना। एसएचएम थोड़ा सा नहीं है, 2 महीना का चैप्टर है वो। एसएचएम का जो कंडीशन बताएं उसको याद करना पड़ेगा, एसएचएम अभी यहाँ नहीं समझा सकते हैं। देखिए हम इतना ही बता सकते हैं, आपका घड़ी जो है पेंडुलम घर में लगा होगा, अच्छा घड़ी, वो एसएचएम करते रहता है। उस एसएचएम की प्रॉपर्टीज वही है कि अल्फा मतलब एंगुलर सेक्शन डायरेक्टली टू डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन होना चाहिए। जहां जहां वो कंडीशन दोनों मिलेगा वह सिस्टम हर हाल में एसएचएम ही शो करेगा। ये बात आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी इसी तरह से डेरिवेशन को लर्न करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेरिवेशन लर्न नहीं रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं डेरिवेशन से ही बनते हैं। मान लीजिए कि टर्म बदल देगा, आपको फिर से इस तरह से डिराइव करना पड़ेगा, तब कैसे समझेंगे बात को। अभी एसएचएम इसमें बहुत बार यूज करेंगे हम लोग, है ना। इसीलिए बोले थे कि इलेक्ट्रोस्टैट को संभालने के लिए आपको 11 पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट बुक में आपको 2 चैप्टर में 3 चैप्टर में बहुत परेशानी से सामना करना पड़ेगा। एक आपका इलेक्ट्रोस्टैट है, दूसरा मैग्नेट है। ये सब चैप्टर में 11 का बहुत अच्छा खासा यूज होता है। एसएचएम का इसीलिए तो कंडीशन सब जगह लिख दिए, हम कहाँ अननोन छोड़े हैं, सभी जगह कंडीशन लिख दिए हैं, हम कहीं नहीं छोड़े हैं। आप हमको पता था कि आपको नहीं पता, इसलिए उधर लिख दिए सारा टर्म को साइड में कि किसको क्या कहते हैं हम। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आगे बढ़े अब। देखिए इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक उल्टेंगे तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ होगा आपका गॉस लॉ।
इसके बाद देख लीजिए एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ होगा गॉस लॉ, है ना, तो देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन इसके पहले कुछ क्वेश्चन अगर हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता।